नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कल अपने पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था में कौन कौन से अधिकारी मुंडा शासन व्यवस्था में हुआ करते थे। मैंने वहां पे इस बात का भी डिटेल से बताया कि किस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था में क्वेश्चन आया था। वहां पे हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था में बहुत सारे अधिकारी के बारे में बात किया था। कौन कौन सा अधिकारी के बारे में बात किया था? पांडे, कर्ता, पुजार, लाल, इन सारे अधिकारी के बारे में हम लोग बात किए थे। मैंने जो मुंडा शासन व्यवस्था अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देखें और वहां पे जानेंगे कि किस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था में व्यवस्थाएं थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था। हम लोग कल क्या देखे कि किस प्रकार से सिलेबस जो भाग का जो झारखंड का इतिहास है, झारखंड के इतिहास में कौन कौन सा थे शासन व्यवस्था। पहला हम लोग पढ़े मुंडा शासन व्यवस्था, दूसरा क्या नागवंशी शासन व्यवस्था, तीसरा क्या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, चौथा क्या मांझी शासन व्यवस्था। तो दूसरा जो है हम लोग का नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था में जाने से पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन 2016 का जो पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, उसे हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राजा दुर्जन साल को जब मुगल शासक जहांगीर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था तो उसे एक शर्त के तौर पे है से रिहा किया गया था। जो रिहा किया गया था उस रिहा की कर या दर कितनी थी? वहां पे हमारा ऑप्शन में क्या था? 7,000, 9,000, 6,000, 5,000। तो उत्तर क्या था? वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 6,000। क्या होगा आंसर? 6,000। अब आगे क्या है देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ है, जो इनिशियल टाइम है, वो फर्स्ट सेंचुरी से होता है, प्रथम शताब्दी से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का जो कालखंड है, जो पीरियड है, वो किस शताब्दी से स्टार्ट होता है। ऑप्शन वहां पे ये भी तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो इसका जो उत्तर होगा वो फर्स्ट सेंचुरी से होगा। हम लोग कल जो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े, मुंडा शासन व्यवस्था दरअसल वो तो बीसी में ही आ गया था। जब हमारे देश में ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल था, जहाँ पे जब मैं भारत के जो प्राचीन इतिहास है वहां पे मैं जब प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे देखेंगे एक वैदिक काल हुआ करता था। वैदिक काल का जो ड्यूरेशन था वो 1000 से 600 बीसी के बीच में होता था। तो ऐसा मानते हैं जो हमारे इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि जो मुंडा शासन का जो कालखंड है वो उत्तर वैदिक काल का ये है से क्या है? समानांतर है। और इसी प्रकार से ये भी माना जाता है कि मुंडा शासन काल का जो है वो यहां तक कि मौर्य काल में भी उसके ये क्या थे? समसामयिक थे, समकालीन इसे कह सकते हैं। राइट। अब क्या है? प्रारंभ है ये जो है से नागवंशी शासन व्यवस्था 64 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कौन सा ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 64 ईस्वी में। नागवंशी शासन व्यवस्था में जिस प्रकार से हम लोग देखे कि वहां पे भी राजा व्यवस्था था, तो यहाँ पे भी इसका जो प्रथम शासक था वो फनी मुकुट राय था। नागवंशी शासन व्यवस्था में जो प्रथम शासक था फनी मुकुट राय। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसकी जो राजधानी है, जब अगर कोई राजा बनता है तो उसे रहने के लिए राजधानी तो चाहिए। तो ये जो राजधानी है, ये राजधानी कहाँ पे बनाए थे फनी मुकुट राय? तो सूती याम्बे में बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे? सूती याम्बे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, मुंडाओं की राज व्यवस्था, जो मुंडा शासन की जो राज व्यवस्था थी उसको है से हूबहू नागवंशी शासन व्यवस्था में हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब कि वहां पे जो उसकी जो परंपरा थी, परंपरा क्या थी? गांव के लेवल पे मुंडा होते थे,
हाथू मुंडा होते थे, उसके अंतर ग्रामीण पंचायत के स्तर पर पढ़ा पंचायत होते थे। ऐसा माना गया है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि अधिकांश जो शासन का स्वरूप मुंडा शासन व्यवस्था में था, वही स्वरूप नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया, उसे अपनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में सही है या गलत है, ऐसा पूछा जा सकता है। देखिए, एक चीज आप लोग इस चीज को दिमाग में याद रख लीजिए कि क्वेश्चन आप ये मान के मत चलिए कि क्वेश्चन पूरा टू द पॉइंट पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होता है वो भी पूछा जा सकता है। कभी ऐसे आपका स्टेटमेंट दे दिया ए बी सी डी, उसके बाद हो सकता है कोड में दे दे, बताइए कि इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या बी होगा, सी होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, एक फैक्चुअल तैयार रहना पड़ेगा और दूसरा सब्जेक्टिव तैयार रहना पड़ेगा। अब आगे क्या है कि यहाँ पे जो मुंडा की राज व्यवस्था है, हूबहू इसका जो अधिकांश भाग है नागवंशी शासन व्यवस्था में अपनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या मुंडा की जो राज व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था थी, क्या नागवंशी शासन व्यवस्था में अपनाया गया था? तो उत्तर क्या होगा, हाँ, अपनाया गया था। अब ये क्या है, इन क्षेत्रों में जैसे जैसे जब अगर शासन व्यवस्था होता है तो धीरे धीरे यहाँ पे बाहरी लोगों का आगमन हुआ। अंग्रेजों से पहले हमारे देश में आगमन हुआ, किनका आगमन हुआ? जैसे यहाँ पे सल्तनत पीरियड का हुआ, सल्तनत लोग आए, उसके बाद मुगल लोग आए। तो पहले ये जो पूरी तरह से सुरक्षित जगह हुआ करता था, इनकी जो शासन व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित चलती थी। लेकिन बाद में जब इनका आगमन हुआ, जब यहाँ पे मुगलों का आगमन हुआ, जब यहाँ पे अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो इन लोगों ने इनकी शासन व्यवस्था को क्या करने लगा, हस्तक्षेप करने लगा। इनकी जो दैनिक गतिविधियां होती थी, जो इनकी दैनिक शासन व्यवस्था की जो गतिविधियां होती थी, उनमें इन लोगों ने क्या किया, हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। जब हस्तक्षेप प्रारंभ करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, उनकी जो शासन व्यवस्था है वो तो प्रभावित होगी। ऑब्वियस सी बात है, प्रभावित होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अब जैसे इसी कारण था कि पहले क्या था कि मुंडा शासन व्यवस्था की तरह, मुंडा शासन व्यवस्था में पहले मतलब यहां मैं जो पहले बता रहा हूं, इसका तात्पर्य यह है कि यहां पे मुगल और अंग्रेज के आने से पहले यहाँ के जो रैयत थे, यहाँ के जो आम लोग थे, उनसे कर लेने का अधिकार, कर नहीं लिया जाता था। कर नहीं लिया जाता था। कर क्यों लिया जाता है? ताकि हम अपनी जो क्षेत्राधिकार है, जो भी मेरा अंडर में टेरिटरी है, उसके अंडर उसको हम बढ़िया से कंडक्ट कराने के लिए कुछ तो मनी चाहिए ना। तो इन लोगों को आने से पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब यहाँ पे कर नहीं लिया जाता था। अब ये क्या है, बाद में धीरे धीरे जब मुगल लोग आए, सबसे पहले नागवंशी जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या नागवंशी शासन व्यवस्था में मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण करने से पहले कर लेने की व्यवस्था थी? तो उत्तर होगा नहीं। कर लेने की व्यवस्था मुगल और जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए, इससे पहले यहाँ पे कर लेने का अधिकार नहीं था। अब आगे क्या है कि सबसे पहले इन क्षेत्रों में मुगल आक्रमण हुआ। मुगल का जो आक्रमण सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या ये नागवंशी जो क्षेत्र है, नागवंशी क्षेत्र में सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ? मुगल का आक्रमण हुआ कि अंग्रेजों का आक्रमण हुआ? तो सबसे पहले मुगल का आक्रमण हुआ। सबसे पहले मुगल का आक्रमण हुआ। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ इसका इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि वहां पे किस प्रकार के अधिकारी होते थे, किस प्रकार के अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों का कर्तव्य क्या था, उन अधिकारियों का ड्यूटी क्या था। तो इन चीजों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला क्या है इधर प्रशासनिक व्यवस्था में?
मानकी का क्या काम होता था? मानकी का काम होता था आम जनता से कर वसूली के अधिकारी। अब आप लोग यहाँ पे एक सवाल पूछेंगे, सर आप तो अभी बताएं कि यहाँ तो आम जनता से कर वसूली करने का अधिकार नहीं था, नहीं किया जाता था कर वसूली, तो आप यहाँ पे कैसे बोले? हम ये जो बात बता रहे हैं वो मुगल आक्रमण और अंग्रेज के आने की बाद की जो प्रथा है वो हम बता रहे हैं कि जब यहाँ पे आ गए, जब ये आ गए तो क्या होता था कि जो मुगल शासक है, जो अंग्रेज थे, वो यहाँ के शासक से क्या कहते थे, हमको नजराना दो। जब आप इतिहास पढ़ेंगे वहां पे आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज लोग, मुगल शासक लोग वहां के लोगों के साथ क्या कहते थे कि हमें कर दो, हमें पैसा दो। अब जब ये यही बात मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नागवंशी शासक के साथ किया गया, तब अब उसे कोई तो आय का स्रोत चाहिए ना, मजबूरन। शुरू में तो क्या हुआ, इनिशियल फेज में ये तो अपने जो खजाना था उसी से इन लोगों को टैक्स देता था, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। कोई तो कुबेर का खजाना नहीं है कि वो कुबेर का खजाना देते गया। अब एक ऐसा स्थिति आया कि नागवंशी शासक का जो राजस्व था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। उनका जो स्रोत है आय का वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब यहाँ पे नागवंशी शासक है वो निर्णय किए कि नहीं, अब हमें लोगों से कर लेना पड़ेगा। अब इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये जो है मानकी, जो आगे क्या है, मानकी को भूहर के नाम से भी जाना जाता है। मानकी को नागवंशी शासन व्यवस्था में भूहर के भी नाम से जाना जाता है। जब आप लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ेंगे वहां पे भूहर का एक शब्द मिलेगा। वहां पे भूहर का अलग तात्पर्य है, वहां भूहर का अलग मीनिंग है। तो जब आप धीरे धीरे जातीय पंचायत, जितना भी जनजाति शासन व्यवस्था है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा कि ये सारे बहुत सारे टर्म मिलेंगे। वहां पे क्या होता है कि जब एक साथ अधिकांश टर्म मिलने लगते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन होना स्टार्ट करता है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल से कि इनका क्या भूमिका है, किस तरह से इनका रोल होता है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से डिटेल से बताऊंगा। अब आगे क्या है, मानकी को भूहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानकी को किस नाम से जाना जाता है? भूहर। ओके, याद हो जाएगा। ओके, अब आगे मालगुजारी। मालगुजारी हम लोग का जाना पहचाना शब्द है। मालगुजारी क्या होता है? मालगुजारी एक प्रकार से कर जो दिया जाता है, नजराना, उसी को कहते हैं मालगुजारी। जब यहाँ पे मुगल शासक आए तो यहाँ के जो नागवंशी शासक थे, नागवंशी शासक में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट शासक का नाम बताइए। फनी मुकुट राय, राजा दुर्जनशाल, ये नागवंशी शासन के महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे। अब ये क्या करते थे कि जो मुगल शासक है उन्हें नजराना पेश करते थे। यहाँ पे एक रोचक तथ्य है कि 1616 ईस्वी में एक नागवंशी राजा थे, उनका नाम क्या था? राजा दुर्जनशाल। राजा दुर्जनशाल 1616 ईस्वी में मुगल शासक, उस समय जो मुगल शासक थे कौन थे जानते हैं आप लोग? 1616 ईस्वी में जहांगीर उस समय मुगल शासक हुआ करते थे। ये जो राजा दुर्जनशाल है, राजा जो शासक आपका जो बादशाह जहांगीर है, उन्हें कर देने में एक असमर्थता जाहिर कर दिए कि हम अब कर नहीं दे सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप जो शासक, जो बादशाह जहांगीर थे, ये राजा दुर्जनशाल को 12 साल के लिए ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने राजा दुर्जनशाल को किस कारण जेल में कैद किया? आप लोग बताइए, किस कारण जेल में कैद कर दिया? मालगुजारी नहीं दिए जाने के कारण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मालगुजारी दिए जाने के कारण
कि यहाँ पे है से कुछ अपराध किया था, उसके कारण सी में दे दिया कुछ, डी में दे दिया कुछ। तो अब उसको ऐसे क्या है कि आपको इस चीज को पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा कि मालगुजारी नहीं दिए जाने के कारण, मालगुजारी नहीं दिए जाने के कारण मुगल शासक जहांगीर ने इसे कैद कर दिया। कितने वर्षों के लिए कर दिया? 12 साल के लिए कर दिया। कितने वर्षों के लिए? 12 साल के लिए। अब ये था कि बाद में क्या हुआ कि बाद में जो नागवंशी शासक दुर्जनशाल थे, उन्होंने जहांगीर को कहा कि मैं आपको 6,000 रुपया दूंगा, मैं आपको 6,000 रुपया दूंगा। और जहांगीर ने 6,000 रुपया वार्षिक कर देने की शर्त में नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल को रिहा कर दिया। ये जो 6,000 रुपया है, आप लोग 6,000 रुपया यहाँ जब देख रहे हैं तो इससे आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इससे सवाल एक पूछा गया था। 2016 का जो प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी है, इससे एक सवाल पूछा गया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने जब उसे जहांगीर के द्वारा छोड़ा गया तो वो वार्षिक कर कितना थी। तो उत्तर क्या था वहां पे? मैंने क्या बताया था? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया। अब आगे क्या था? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को, यह जो क्षेत्र है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र का दीवानी घोषित कर दिया गया। जब 1765 जब दीवानी की बात हो रही है तो हम लोग क्यों ना चले आधुनिक भारत के इतिहास में। वहां पे आप लोग देखे होंगे ये जो 1765 का एक इलाहाबाद समझौता हुआ था, ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था? आप लोग को याद है? 1764 ईस्वी में एक फेमस युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप, बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में की गई। और इसी संधि के तहत ये जो आज का जो क्षेत्र है, आज का जो क्षेत्र हमारा झारखंड है, आज का जो क्षेत्र हमारा बिहार है, ये कभी बंगाल के अंडर में ये क्षेत्र हुआ करता था। तब ये 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी दीवानी घोषित कर दिया गया तो उस समय इस नागवंशी शासन को किस काउंसिल के अधीन रखा गया? पटना काउंसिल के अधीन रखा गया। ठीक है, पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासन को किस काउंसिल में रखा गया? ऑप्शन नंबर ए पटना काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी मद्रास काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी बम्बई काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी बंगाल काउंसिल। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? अभी मैंने बताया आपको, उत्तर होगा पटना काउंसिल। उत्तर क्या होगा? पटना काउंसिल। तो इस प्रकार से हमने नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें बताया गया। और मैंने कोशिश की है कि इसमें फैक्चुअल के साथ साथ जो सब्जेक्टिव है दोनों को यहाँ पे समाहित करने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। अगले वीडियो में हम नागवंशी शासन व्यवस्था के बाद पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आपसे मेरी एक विनम्र निवेदन है कि जब मैं कल इसके बारे में बताऊं तो आप लोग भी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से जितने भी संबंधित बातें हैं आप अपने स्तर से पढ़ के आइए, और जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट करें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।